हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेसन में हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन प्रोसेस हेटेरोट्रॉफिक टाइप का होता है और हेटेरोट्रॉफिक में होलोजोइक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब इस न्यूट्रिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ से शुरू होता है और एनस पर एंड होता है जाके। ठीक है, अब माउथ से एनस के बीच में सीक्वेंस में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जिनको हम बता रहे हैं आपको। माउथ ओपन होता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, ये ऑर्गन्स हो गए एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल जो ह्यूमंस में है वो अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग होता है। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है और पैनक्रियाज है। इसमें से जो लिवर है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब हम इस एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम कह रहे हैं माउथ। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड और द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द फूड इनटू आवर माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड इसको हम क्या बोलते हैं? इंजेशन कहते हैं। और ह्यूमंस में इंजेशन कैसे होता है? हम अपने हैंड्स का यूज़ करके अपने फूड को माउथ तक पहुंचाते हैं। ठीक है, माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड के डाइजेशन में। ठीक है, तो इंजेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जैसे ही आप फूड को बकल कैविटी में रखते हैं, माउथ के अंदर रखते हैं, वैसे ही जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बकल कैविटी में दो टाइप का डाइजेशन होता है। एक तो होता है फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, एक किस टाइप का डाइजेशन है? फिजिकल डाइजेशन, ये हमारे जो टीथ हैं वो करते हैं। और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प करते हैं। और यहाँ पर बकल कैविटी में या फिर माउथ में कौन से हमारे ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं? तो उसमें आपने पढ़ा है सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो टीथ हैं वो फूड को फिजिकल डाइजेस्ट करते हैं। तो फिजिकल डाइजेस्ट मतलब क्या करना है? उन जो फूड के जो पीसेस हैं उनको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं ये। ठीक है, आपको पता है टीथ जो हैं वो हमारे जॉ जॉ बोन जो होता है, ठीक है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, इनमें सॉकेट्स होते हैं, उनके अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और गम्स से वो सेपरेटेड होते हैं, गम्स उनको एक जगह पर होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब क्या डू यू थिंक वी हैव टीथ फ्रॉम बर्थ? ठीक है, नो, बेबीज डू नॉट हैव टीथ। ठीक है, ह्यूमंस में टीथ जो है वो दो सेट में आते हैं। ठीक है, दो सेट में आते हैं। जो फर्स्ट टीथ है वो इन्फेंट्स में आता है एट द एज ऑफ 6 to 11 months। ठीक है, दे स्टार्ट अपेयरिंग एट द एज ऑफ 6 to 11 months। ठीक है, और ये जो सेट है इसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ या फिर हम इनको बोलते हैं डेसिडियस टीथ। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं टेम्पररी टीथ। ठीक है, ये जो हैं वो ये टीथ जो हैं वो गिर जाते हैं 6 to 12 years। ठीक है, दे आर रिप्लेस्ड बाय सेकेंड सेट ऑफ टीथ विच आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। ठीक है, इनको रिप्लेस करके फिर हमारे पास परमानेंट टीथ आ जाते हैं ह्यूमंस में, और ये थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं अनलेस दे फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओके, तो अभी हम टीथ का थोड़ा सा अरेंजमेंट भी देख लें। हमारे जो जॉ
बोन है उसमें किस तरीके से ये अरेंज होते हैं। तो इफ़ यू लुक इन अ मिरर यू विल ऑब्जर्व दैट ऑल टीथ आर नॉट सिमिलर। आपने देखा होगा मिरर में कि जो हमारे टीथ हैं वो सभी सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो टीथ हैं डिफरेंट टाइप के, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, अब इनके हम पोजीशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पोजीशन देख लीजिए। फ्रंट में ये एक जॉ है, अपर जॉ या लोअर जॉ कोई भी बोल सकते हैं, सेम अरेंजमेंट होता है। जिस तरीके का लोअर जॉ में अरेंजमेंट होगा टीथ का, सेम अपर जॉ में भी अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो फ्रंट में ये जो 4 टीथ दिख रहे हैं आपको, ये 4 टीथ, इनको हम इंसिजर्स कहते हैं और ये बाइटिंग कटिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में वन वन जो टीथ है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये होते हैं कैनाइन्स। ठीक है, कैनाइन्स जो है वो टीयरिंग के लिए यूज होते हैं। दे आर लिटिल यूज्ड इन ह्यूमंस। ठीक है, जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं उनमें ज़्यादा शार्प होते हैं, ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं और ज़्यादा यूज भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देख रहे हैं टू टू टीथ हैं, इधर भी 2 टीथ हैं और इधर भी 2 टीथ हैं, इनको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। ठीक है, और उसके बाद में 3 टीथ का सेट है, इनको हम बोलते हैं मोलर्स। ठीक है, और मोलर्स में से भी जो सबसे लास्ट मोलर है, या फिर आप बोल सकते हैं थर्ड मोलर, उसको हम लोग बोलते हैं विजिडम टीथ। ठीक है, ये तो हो गया टीथ का अरेंजमेंट। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, हमने आपको साथ ही साथ में कुछ फंक्शंस भी बताए थे। इंसीजर्स जो हैं वो फ्रंट पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। 4 इंसीजर्स हैं ईच जॉ में और इनका काम है बाइटिंग एंड कटिंग। ठीक है, कैनाइंस, ये नेक्स्ट 2 इंसीजर्स प्रेजेंट हैं। देयर आर 2 कैनाइंस इन ईच जॉ। ठीक है, दोनों साइड में इंसीजर्स के एक एक कैनाइन होता है, तो 2 हो गए एक जॉ के अंदर। इनका काम है टीयरिंग एंड पार्सिंग। फिर प्रीमोलर्स आते हैं नेक्स्ट टू कैनाइंस, ये 4 होते हैं 2-2 के सेट में। ठीक है, और इनका जो काम है चुइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड्स। उसके बाद में आते हैं मोलर्स। मोलर्स जो हैं वो 6 होते हैं नंबर में, 3-3 सेट में होते हैं। दे ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ चुइंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, अब जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स में कैनाइन टीथ दे आर एबंडेंट। ठीक है, कैनाइन sorry canine teeth are absent in herbivores, canines are absent। ठीक है, एंड इंसीजर्स आर शार्प टू कट द ग्रास। ठीक है, और कार्निवोर्स में क्या होता है, इंसीजर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड वाइल कैनाइंस आर एनलार्ज्ड। कैनाइंस का ज़्यादा यूज़ होता है, हमने बताया था। ह्यूमंस में बहुत कम यूज़ होता है इनका। ठीक है, और ओमनीवोर्स हैं, उनमें ये सारे टाइप के जो टीथ हैं, चारों टाइप के जो टीथ हैं वो सब वेल डेवलप्ड होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला क्या है, ये हमारा एक फार्मूला होता है जो हमें ये बताता है कि हमारा जो अपर हाफ जॉ है और जो लोअर हाफ जॉ है उसमें टीथ का अरेंजमेंट किस तरीके से है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे पहले मिल्क टीथ का दे रखा है। तो मिल्क टीथ में टोटल कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं। हम लोग डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे परमानेंट टीथ का। तो परमानेंट टीथ में देखिए, डेंटल फार्मूला में परमानेंट टीथ जो है उसमें 2 1 2 3 का अरेंजमेंट होता है। मीन्स सबसे पहले आप बात करेंगे इंसीजर्स की। ठीक है, इंसीजर्स, देन कैनाइंस, देन प्रीमोलर्स एंड लास्ट में मोलर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो 2 1 2 3 मतलब ये अपर हाफ जॉ हो गया। ठीक है, हाफ जॉ की बात हो रही है। उसके बाद में 2 1 2 3 ये लोअर हाफ जॉ हो गया। ठीक है, मतलब कि 2 इंसीजर्स जो आपने अभी डायग्राम देखा था उसमें उसको अगर हाफ कर दो तो देखिए 2 1 2 3, ऐसे इधर भी हो जाएगा 2 1 2 3, और ये जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगी, इंसीजर्स कैनाइंस प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इंसीजर्स कैनाइंस प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इस तरीके से जो एडल्ट में जो टीथ होते हैं वो ह्यूमन एडल्ट में वो 32 होते हैं। ठीक है,
और जो मिल्क टीथ का जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से 20 टीथ होते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, यहाँ पे हमने डेंटल फार्मूला डॉग्स का भी दे रखा है, हेर्बीवोर्स का भी दे रखा है, आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की। तो जो टीथ है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में देखिए इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, तो जो क्राउन में जो सबसे बाहर का पार्ट है जो कि आपको वाइट कलर का दिखता है, ठीक है, यूजुअली वाइट कलर का दिखता है, तो इसको एनामल कहते हैं। उसके नीचे जो लेयर है उसको डेंटाइन कहते हैं और अंदर वाली जो लेयर है उसको पल्प कहते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हमारे माउथ के अंदर लार्ज नंबर में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके सब वो हार्मफुल हैं। ठीक है, ज़्यादातर हार्मफुल नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है, इरेगुलर या फिर इम्प्रॉपर क्लीनिंग की वजह से वहाँ पर बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज भी ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है वो येलोइश कलर का एक लेयर फॉर्म करते हैं टीथ के सरफेस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं प्लग। ठीक है, और ये जो शुगर है हमारे टीथ में प्रेजेंट, लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट, उसको ब्रेक करके ये एसिड का भी फॉर्मेशन करते हैं और ये एसिड जो है वो हमारे टीथ में कैविटीज का फॉर्मेशन करता है और इसको हम बोलते हैं कैरीज। ठीक है, क्राइज। तो द बैक्टीरिया कैन एंटर द टूथ पल्प थ्रू दीज कैरीज एंड कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, और इन्हीं डेंटल कैविटीज के थ्रू बैक्टीरिया एंटर करके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इसको हम बोलते हैं टूथ डिके। अब ये अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि आपका जो दांत है या टीथ है वो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या आप कुछ नाम बता सकते हैं ऐसे फूड आइटम्स के जो टूथ डिके कॉज करते हैं? तो इसमें बता सकते हैं आप चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड शुगर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप इसको प्रिवेंट कैसे करना है? इन सभी चीज़ों का कम यूज़ करना है। दूसरा ये कि जो ओरल हाइजीन है उसका मेंटेनेंस करके रखना है। हर बार जब भी शुगर कंटेनिंग फूड खाएं तो उसके बाद में अपने माउथ को प्रॉपरली क्लीन करें। ठीक है, और वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, अब टंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टंग जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं कि टंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि टंग में रीजन्स डिसाइडेड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, जो अलग अलग टेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रंट में क्या है, स्वीट, उसके बाद सॉल्ट, फिर सॉर है और लास्ट में बिटर टेस्ट को ये रिसीव करते हैं। और ये टेस्ट कैसे बता पाते हैं? क्योंकि इस टंग की जो सरफेस है उस पर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, तो उन्हीं से हमें टेस्ट पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा, डाइजेशन में क्या रोल है इस टंग का? तो ये जो टंग है वो हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है ना? ये जो टंग है वो हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। ठीक है, और अ, उसको लुब्रिकेट करता है और स्वेलो होने में मदद करता है। ठीक है, निगलने में फूड को हेल्प। अब हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स क्या ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और ये सलाइवा जो है उसमें एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब हम यहाँ पे एक वीडियो प्ले करेंगे आपके लिए, आप लोग देखिए इसको और समझने की कोशिश करिए। In buccal cavity, we have glands which are known as salivary glands. And as the name suggests, they secrete saliva. Now, why is this saliva important? We eat a number of food items which have fat or starch. Now, there are enzymes present in the saliva that help in the breakdown of these fats or the digestion of starch. Let's do a small activity to understand the action of saliva on food. Ready? For that, we need to take two test tubes and let's label them as A and B.
Now in test tube A, we add a teaspoonful of boiled rice. Very easy to get. Now in test tube B, we add a teaspoonful of boiled rice, but rice that has been chewed for 3 to 5 minutes. Not a very pleasant thing to do, but do it. Now add 2 to 3 drops of iodine solution to both the test tubes. What do you see? You will see that the test tube A shows a blue-black color. On the other hand, there is no color change in test tube B. Now why did that happen? That happened because the starch present in the chewed rice was actually broken down into simple sugar because of saliva. Remember? It was a chewed rice. This means that the rice in test tube B did not have any starch in it. And because it did not have any starch, when we added iodine solution, there was no change in color. अब हम लोग देखेंगे कि फेरिंग्स क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट है ये हमारा। तो फेरिंग्स क्या है? बकल कैविटी और जो हमारा एयर कैविटी होता है, या फिर हम उसको बोलते हैं एयर पैसेज बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया जिसको हम कहते हैं। तो ये एक जंक्शन होता है या फिर कॉमन पैसेज वे है। मतलब कि आप देखिए ये फूड एंटर कर रहा है माउथ के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? नोज है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ रहा है? नेसल कैविटी आ रहा है, और ये आपका जंक्शन हो गया। ये जो जंक्शन है, इसी जंक्शन को हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, अब इसके बाद में फिर ये डिवाइड हो जाता है, एक विंड पाइप हो जाता है और एक फूड पाइप हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम डिस्कस करेंगे फूड पाइप के बारे में। तो फूड पाइप को हम ईसोफेगस कहते हैं, और फूड बकल कैविटी से जो फूड रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? हम कहते हैं बोलस। ओके, BOLUS, क्योंकि ये स्मॉल बॉल के शेप में होता है। फिर ये फेरिंग से पास होता हुआ ईसोफेगस में चला जाता है, और ईसोफेगस जो है उसके अंदर स्पेशल टाइप के मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से ये फूड स्टमक तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इन मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस, या फिर बोल सकते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो अब माउथ में जो डाइजेशन हुआ उसको एक बार देख लें। जो सलाइवा था उसमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम था, लाइजोजाइम था, और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइजोजाइम जो है वो एंटी माइक्रोबियल ठीक है, इट इज एन एंटी माइक्रोबियल एंजाइम। ठीक है, विच किल्स बैक्टीरिया बाय डिस्ट्रॉइंग देयर वॉल्स। ठीक है, अब ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, और अबाउट 30 से 40% स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज का जो pH है वो कितना है? 6.8 है। ठीक है, तो अब इसका डाइजेशन होगा, और ये किस में चेंज हो रहा है? मेल्टोज में चेंज हो रहा है। ठीक है, मेल्टोज में चेंज हो रहा है। और इसका जो फंक्शन है सलाइवा का वो क्या है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। ठीक है, बकल कैविटी से फूड जो है फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंच जाता है। अब जो स्टमक जो हमारा ईसोफेगस है, अगर उसमें फूड ना जाने की जगह अगर ट्रैकिया के अंदर फूड एंटर कर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? तो अगर फूड जो है वो ट्रैकिया के अंदर या विंड पाइप के अंदर चला जाता है तो द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ एंड स्टार्ट्स चोकिंग। ठीक है, और आपको मालूम है ये विंड पाइप और फूड पाइप जॉइंट होते हैं। ठीक है, कहाँ पे? जहाँ पर फेरिंग्स होता है। अब होता क्या है कि एक थिन फ्लैप होता है कार्टिलेज का, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि विंड पाइप को कवर किए रहता है।
तो जब भी फूड मटेरियल आता है तो ये फ्लैप जो है कार्टिलेज का वो उस एपिग्लॉटिस को कवर कर लेता है। एपिग्लॉटिस वो ओपनिंग है, ठीक है। अब सॉइलिंग ऑफ फूड के टाइम पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फूड जो है वो विंड पाइप के अंदर एंटर कर जाता है। ऐसा कब होता है? जब हम लोग बात करते हुए खाते हैं, या बहुत तेज तेज खा रहे होते हैं, या फिर अच्छी तरीके से उसको चबाया नहीं गया है, चुइंग नहीं हुआ है फूड का, ठीक है, तो वो ट्रैकिया के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इमिडिएटली इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए ट्राई करता है, फूड को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे स्टमक के बारे में, ठीक है। तो स्टमक का जो इनर वॉल है वो, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो सेक्रीशंस हैं वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्टमक के अंदर जो फूड है वो अबाउट 4 to 5 आवर्स रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो फूड है। अगर कार्बोहाइड्रेट रिच है तो 1 to 2 आवर्स रहेगा, प्रोटीन रिच है तो 2 to 3 आवर्स रहेगा, फैट रिच है तो 3 to 6 आवर्स भी रहता है, ठीक है। अब इस टाइम इंटरवल में, इस पीरियड में जो फूड है वो डाइजेस्ट होकर उसे हम बोलते हैं काइम, CHYME, ठीक है। जब बकल कैविटी से आया था ईसोफेगस में तब हम उसको बोलस कह रहे थे, अब हम उसको काइम कह रहे हैं, और ये काइम जो है वो यही आगे मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो डाइजेशन स्टमक समझते हैं। तो स्टमक में हमने आपको बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, और गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें कि पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं। गैस्ट्रिक लैपेज एंजाइम भी होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन जो है वो इन्फेंट्स में ही एक्टिव होता है। और इस एसिड का फंक्शन क्या है? ये जो इनएक्टिवेटेड पेप्सिन एंजाइम है, जो कि पेप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको एक्टिव पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट करता है। दूसरा ये कि ये जो भी बैक्टीरिया और जर्म्स जो फूड के साथ स्टमक के अंदर आ जाते हैं, उनको भी ये डिस्ट्रॉय करता है, किल कर देता है, ठीक है। अब ये जो पेप्सिन है वो क्या कर रहा है? ये पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहा है पेप्टोन्स में और प्रोटीएसेस में, ठीक है। किसमें ब्रेक कर रहा है? पेप्टोन्स में और प्रोटीएसेस में, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोटीएसेस और पेप्टाइड्स में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। रेनिन जो है वो इन्फेंट्स में ही एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये रेनिन क्या करता है? ये कैजीन जो प्रोटीन होता है उसको पैरा कैजीन में बना देता है। कैजीन सॉल्युबल होता है और पैरा कैजीन इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। चलिए अभी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टमक? तो फंक्शन आपको बता दिया HCl का हमने। अब एंजाइम का भी बता दिया, पेप्सिन और रेनिन का। पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस में, ठीक है। और रेनिन कैजीन को पैराकैजीन में चेंज करता है, ठीक है। और यहाँ पे रह गया म्यूकस। म्यूकस जो है वो हमारे इनर वॉल को, स्टमक के इनर वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस एसिड से, ठीक है। अब ये देखिए कि जो हमारा स्टमक है वो 1.5 लीटर तक मटेरियल को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। और 2 लीटर एसिड प्रोड्यूस होता है एवरेज एवरी डे, ठीक है। उसके बाद में 4 to 5 आवर्स तक स्टमक के अंदर फूड रहता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। तो स्मॉल स्टमक से मूव करके फूड कहाँ चला आया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अबाउट 7.5 मीटर लेंथ का होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियास दोनों के सेक्रेशन आते हैं। लीवर से आता है बाइल और पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब ये जो सेक्रेशन है वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, ठीक है, या क्या क्या सेक्रेशंस आ रहे हैं, वो सभी डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
तो अभी डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लिवर से जूस आया बाइल जूस और पैनक्रिया से पैनक्रिटिक जूस, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन भी सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। बाइल जूस जो है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, इट इज़ एन नॉन एंजाइमेटिक जूस, ठीक है। और लेकिन फिर भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है, ठीक है, ताकि जो और दूसरे एंजाइम्स हैं वो इफेक्टिवली वर्क कर सकें, इफिशिएंटली वर्क कर सकें, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज प्रेजेंट होता है। अब ये जो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस, ये जो भी स्टमक में जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, अब यहाँ पे ये जो ट्रिप्सिन है इसका और डाइजेशन करेगा और इसको डाइपेप्टाइड्स में चेंज कर देगा, ठीक है। लाइपेज जो है वो फैट को डाइग्लिसराइड्स और उसके बाद मोनोग्लिसराइड्स में चेंज करता है। स्टार्च को अमाइलेज डाइसैकेराइड्स में चेंज कर देगा और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएजेस न्यूक्लियोटाइड में और उसके बाद में न्यूक्लियोसाइड में चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेशन होता है। इसके बाद में ये पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट में फूड पहुंच जाता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या था, ड्यूडेनम, फिर जेजुनम आता है, ठीक है। उसके बाद में इलियम आता है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। स्टमक से जो कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। और उसके बाद हम बोलते हैं जेजुनम और उसके बाद बोलते हैं इलियम, ठीक है। तो अब ये जो फूड है वो आगे मूव करेगा और यहाँ पर जो डाइपेप्टाइड्स हैं वो अमीनो एसिड में चेंज होंगी, ग्लिसराइड्स थे वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएंगे, मैल्टोज जो था वो ग्लूकोज में चेंज होगा और न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड और शुगर प्लस बेस में ब्रेक हो जाएंगे। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिवर इन दैट, लिवर क्या कर रहा है, एक लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है जो कि बाइल किस में हेल्प कर रहा है, फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। डज इट परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द लिवर, पैनक्रियास का भी सेम फंक्शन है, नहीं, पैनक्रियास का बता दिया था आपको, ठीक है, क्या फंक्शन है पैनक्रियास का। यहाँ पे देखेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो सिंपल शुगर ग्लूकोज में ब्रेक हो चुके हैं, फैट्स जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो गए, प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक हो गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन हो गया है फूड का। इसके बाद में देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर हम एक वीडियो आपके लिए अरेंज किया, आप देखिए इस वीडियो को। What you see is a small intestine. You know, it's a highly coiled tube-like structure. The stomach empties its contents into this small intestine. Now, the small intestine has special structures which help in absorption of this digested food. You know, the inner walls of the small intestine have thousands of finger-like projections, and they have a name, that is villi. These structures increase the surface area of absorption of the digested food. You know, villi contain a network of blood vessels inside the small intestine. The substances that are absorbed by the villi, they enter the blood vessels, and then, yes, they are transported to different organs of the body. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद में यहाँ पे विलाई होते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है समझने के लिए भी। तो विलाई जो है वो दे हेल्प इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद में फूड का यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो ह्यूमन बॉडी में फूड का क्या यूटिलाइजेशन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनर्जी के लिए, इम्यूनिटी बढ़ता है इससे, और जो डैमेज सेल्स और टिश्यूज हैं उनका रिपेयरमेंट हो जाता है, सेल डिवीजन होता है, नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो रेक्टम में टेम्पररी स्टोर हो जाता है और उसके बाद में एनस के थ्रू बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है टाइमली, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद में अगर अब आपको
कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।